तमाम बहनों, भाइयों और सुनने वालों को सलाम। सबसे पहले मैं माजरत करना चाहूँगा उन दोस्तों का जिन्होंने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सवालात किए और जिनका जवाब मेरी तरफ से बवक्त ना आ सका चंद सियासी मसरूफियत की वजह से, और आज भी शायद ना दे पाऊँ। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद तमाम दोस्तों के सवालात का जवाब फौरी तौर पर कुछ ही दिनों में दूंगा। आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे का, जो पाकिस्तानी मीडिया खासकर मेरे बारे में कर रही है पिछले कुछ दिनों से, और हमारे बलोच भाइयों के खिलाफ कर रही है। कहा जाता है कि हमने जिनीवा में प्रोटेस्ट किए जिनमें बाहर से लोग आके बिठाए गए दिखाने के लिए, कोई बलोच इसमें नहीं था, जो कि बिल्कुल एक गलत है। मैं इसकी तफसील बयान करना चाहूँगा। हमने यहाँ पर दो प्रोटेस्ट किए, एक रैली निकाली, दो साइड इवेंट कॉन्फ्रेंसेस किए जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की जो बलूचिस्तान में फौजी कार्रवाइयाँ हैं और जुल्म हैं उनको हाईलाइट किया, और यहाँ के लोगों को बताया कि पाकिस्तान वहाँ पर क्या कर रही है बलूचिस्तान में। तो इसमें डेफिनेटली हमारे बलोच भाई भी थे और दूसरे कम्युनिटी के लोग भी थे जिन्होंने हमारे साथ अपनी यकजहती दिखाई और आए, हमारे दुख में शरीक हुए और बैठे, और जिसमें स्विट्जरलैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, जर्मनी से लोग आए, शामिल हुए, और अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग थे। तो ऐसा कहना कि कोई बलोच नहीं था तो मेरे ख्याल में गलत था। मैं इनसे पूछता हूं कि आप अपने गिरबान में पहले देखें, फिर आके हमारे बारे में बात करें। आप 2 हफ्ते तक तहकीकात करते हैं, तहकीक करते हैं, लोगों को स्विट्जरलैंड भेजते हैं कि जाएं देखें। आपको आना था, इंटरव्यू लेना था, आपको क्यों तकलीफ हो रही थी? अपने रिपोर्ट बनाना, अगर आपकी रिपोर्ट इतनी अच्छी है तो आप पूछ भी सकते थे आके कि भाई आप कौन हैं, किस लिए बैठे हैं, कोई बलोच है या नहीं है। इंडियन मीडिया ने तो कोई इंटरव्यू नहीं किया, आपको तो किसी ने नहीं रोका ना, आप तो इंटरव्यू कर सकते थे, आप पूछते आकर। बलूचिस्तान में आप देखते हैं इजाजत नहीं है आपको जाने की, जो आपके अंदर है, आपके पड़ोस में है। आप यहाँ पर आके स्विट्जरलैंड 2 हफ्ते तक अपने रिपोर्ट बनाई और आपने तकलीफ की इतनी कि आए यहाँ पर इनका झूठ साबित करें। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लोग उसी को अपना लीडर मानते हैं जो झूठ बोलने में माहिर हो, उसी मीडिया चैनल को ज्यादा देखते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोले। तो आप खुद ही अंदाजा करें उस कौम का क्या हाल होगा। पाकिस्तान के किसी भी डिक्शनरी में अगर एक ईमानदार शख्स और सच्चे इंसान का मतलब ढूंढा जाए, तर्जुमा ढूंढा जाए, तो जवाब आएगा ये रॉ का एजेंट है। हर किसी पर इल्जाम लगा देते हैं, वो रॉ का एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है। आप होते कौन है किसी को रॉ का एजेंट कहने वाले? उसकी हैसियत क्या है? सिर्फ कुछ लोग हैं जो आपकी चिमचागिरी करते हैं और गुलामी कबूल किए हुए हैं, बाकी तो हमारे आगे तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये रॉ का एजेंट है, ये गद्दार है। गद्दार हम आपको बताते हैं गद्दार, असली गद्दार कौन है। आप तारीख देखें, आप अपनी तारीख देखें, क्योंकि आपकी बड़ी लंबी तारीख तो है ही नहीं, बहुत छोटी सी तारीख है। उसको जरा देख लें, आपको मुल्क कैसे मिला। ख्वाब में भी नहीं देखा था पंजाब के हुक्मरानों ने कि इनको एक मुल्क मिलेगा। लंदन से फोन आया, एक मुल्क दे रहे हैं, और आप खुश हम भी एक मुल्क के मालिक बन गए हैं। और उसके बाद मुल्क का चलाना आता ही नहीं है। हर ख्वाहिशात को, हर अपनी जो मकासद होते हैं उनको हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते रहे। इसीलिए तो आज ये हाल है कि दुनिया में पाकिस्तान तना हो चुका है। 2 कौमी नजरिए पे मुल्क बना है। कौन सा नजरिया है? हिंदू है, मुसलमान है, क्योंकि हम 2 कौम हैं, एक साथ नहीं रह सकते। हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं, सिर्फ अब नहीं रह सकते एक साथ। तो पाकिस्तान क्यों बनाया? सऊदी अरब से जाके इलाहा करना था, अफगानिस्तान से करना था। मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमान और ज्यादा मजबूत हो जाते, आपका नजरिया और ज्यादा पुख्ता हो जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि मकासद कुछ और थे। अगर फिर भी धोखा है, मुसलमानों को भी धोखा दिया गया कि आप अगर कहते हैं कि 2 कौमी नजरिए पर मुल्क बनाया गया, तो फिर भी धोखा दिया ना अपने मुसलमानों को। ये हिंदू है, ये ईसाई है, और अफगानिस्तान के लोग हैं, वो तो हिंदू नहीं है, वो तो ईसाई नहीं है। उनके साथ जो क्या बर्ताव कर रहे हैं आप वो भी जरा बताएं।
बांग्लादेश में आपने जो बंगाली अवाम के साथ जो जुल्म किया, जो कत्ल गारत वहां पर की, वो क्या हिंदू थे? वो क्या ईसाई थे? चाइना जो सबसे बड़ा आप कहते हैं हमारा दोस्त है, वहां पर मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव होता है? चाइना में मुसलमान, कुछ इलाकों में मुसलमानों पर रोजा रखने पर पाबंदी है, वहां पर तो आप बात नहीं करते, वहां पर तो आपकी मीडिया बात नहीं करती, अपने लोगों को नहीं बताती जो हमारा दोस्त है वहां पर क्या करता है। आपके उलमा भी वहां पर खामोश हैं, इस पर कोई बात नहीं करते। मैं इसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी को कंडेम कर रहा हूं। मैं ये फिर वाजे कर दूं कि हम बलोच आजाद ख्याल लोग हैं और हर मजहब का हम एहतराम करते हैं, और ये हर किसी का एक हक है कि वो जिस तरह से जिए, और एक मजहब एक पर्सनल चीज है, और हर किसी का हक है कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो और जैसा भी करे। लेकिन पाकिस्तान की मुनाफिकत को मैं जाहिर कर रहा हूं, झूठ को जाहिर कर रहा हूं कि ये पाकिस्तानी हुक्मरान मजहब को, इस्लाम को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम से कोई इनका हमदर्दी नहीं रखते, इस्लाम से कोई हमदर्दी है ही नहीं। अगर हमदर्दी होता तो एक मुसलमान मुल्क पर, अफगानिस्तान में, वहां पर लड़ाई करते हैं, लोगों को मारते हैं, बंगाली जो मुसलमान हैं वहां पर कुश्त खून करते हैं, और दूसरा जो मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव करता है, वो सबसे बड़ा दोस्त है इनका। इससे जाहिर होता है कि ये एक झूठे और मुनाफिक लोग हैं। इनके हुक्मरान झूठे और मुनाफिक हैं, इनकी मीडिया झूठी और मुनाफिक है, हिपोक्रेट है, और अपना मवाजना करते हैं इंडिया के साथ कि हम, इंडिया ने ये किया, हमने ये किया। भाई आपकी उसके सामने हैसियत क्या है? हर एक शख्स को या एक तंजीम को या एक आदमी को या एक मुल्क को सबसे पहले अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए, फिर दूसरे के बारे में बात करें। वो कौन से स्टेज पर है और आप किस हालत में, दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया में आप तना हो चुके हैं, कोई आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं खुदकुश बनाकर सिर्फ डॉलर्स बटोरने के लिए, वो भी अब बंद होने वाला है, तकरीबन बंद हो चुका है। मैं जब छोटा था तो हमें स्कूल में पढ़ाया करते थे, क्योंकि स्कूल के सिलेबस का हिस्सा थे, सबको ये पढ़ाते थे। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अब भी पढ़ाते हैं कि हमने इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ी और चारों बड़ी बहादुरी के साथ जीते, और सिर्फ वो 1971 का जो बांग्लादेश के साथ हुआ उस वक्त का, वो उसमें बराबर रहे। बाकी सारी जंगें पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी, खासकर 1965 वाला। और फलाना जनरल को निशान हैदर मिला, फलाना को निशान पता नहीं क्या मिला, इतने बड़े एजाजात दिए गए, बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। जब अभी तारीख का हमने मुआयना किया अच्छी तरह और पाकिस्तानी चश्मे उतार कर मुआयना करना शुरू किया, तो यही समझ में आया कि पाकिस्तान ने चारों जंग बड़ी बुरी तरह से हारे, और इसमें उनको बुरी तरह से पाकिस्तानी फौज को शिकस्त हुई। जो 65 का कहते हैं बड़ी घमंड के साथ, गरूर के साथ हमने जीता, तो जरा हमें बताने की जहमत करेंगे कि 65 में क्या जीता, कैसे जीता? सिर्फ अपने अवाम को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। अपने सिलेबस का हिस्सा बनाने से आप जंग नहीं जीत सकते, आपको प्रैक्टिकली दिखाना होगा। इंडियन फोर्सेस लाहौर तक पहुंच चुके थे, लाहौर आपका उनके हाथ में जाने वाला था। सिर्फ अमेरिकन ने जंगबंदी करवा के आपकी जान छुड़वा दी, वो भी कुछ उनके अपने जो लोग थे वहां पर, उनके लिए उन्होंने टेम्परेरी जंगबंदी करवा दी, सारा मसला खत्म हो गया। वरना तो आपसे लाहौर भी आपका जाने वाला था। 1971 में बंगालियों को कहते थे कि ये बड़े काले हैं, ये हैं, वो हैं। 90,000 पाकिस्तानी फौज ने उनके सामने हथियार डाले। आज तक उन 90,000 फौजियों के पतलून और बेल्ट्स बांग्लादेश के अजायब घरों में लटके हुए हैं। और उस वक्त भी 1971 में भी, बड़ी दिलचस्प बात है, 1971 में भी यही पाकिस्तानी मीडिया जो अभी झूठ बोलती है, उस वक्त भी इसी तरह झूठ बोलती थी कि हम जंग जीत रहे हैं, हमारी फौज जंग जीत रही है, इंडिया पसपा हो रहा है। अचानक इतना बड़ा हिस्सा जो था वो चला गया, वो भी अपने नालायकी की वजह से, अपने करतूतों की वजह से। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हमें तनकीद किया गया और गद्दार कहा गया कि इन्होंने जाकर महात्मा गांधी जी के मुजस्समे के सामने फूल क्यों रखे। भाई हम फूल क्यों ना रखें?
وہ ایک لیڈر تھے اور ان کا ایک جدوجہد رہا ہے اور وہ ایک سورس آف انسپریشن ہے اسپیشلی میرے لیے, بلکہ میرے لیے نہیں, پورے بلوچ قوم کے لیے, پوری دنیا کے لیے. پوری دنیا ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, ان کا ریسپیکٹ کرتی ہے. ان کا مجسمہ صرف سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہے, ان کا گاندھی جی کا مجسمہ لندن میں ہے, لندن میں 2-3 ہے, نیو یارک میں ہے, واشنگٹن میں 2 ہیں, امریکہ کے ایک دو شہروں میں ہے, سائپرس میں ہے, اسپین میں ہے, جرمنی میں ہے, اور بھی دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوں گے. تو سب ان کو ایک عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. صرف آپ کی نفرت کی وجہ سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے خیال میں کوئی محمد علی کی تصویر یا مجسمہ بنا کے رکھے گا جس نے اپنا ملک توڑا دوسروں کے اشاروں پر, اپنے قوم کو توڑا. آپ کا دل تو یہی چاہتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ اعمال سے جانے جاتے ہیں. جھوٹ اور فریب, دھوکے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. آئینہ دوسروں کو دکھانے سے خود پہلے ایک بار اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, پھر دوسروں کو غدار یا دوسرے لفظ کہا جائے. میں پاکستان کے عوام سے ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ میرا مقصد بالکل کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. اگر کوئی ہم پر کیچڑ اچھالے گا, ہماری قوم کی کردار کشی کرے گا, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے گا, تو جواب دینا ہمارا سیاسی, اخلاقی اور جمہوری حق بنتا ہے. اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا, خاص کر پاکستان کے پنجاب کے حکمران, کہ بلوچ سے جس انداز میں بات کیا جائے گا بلوچ اسی انداز میں جواب دے گا. آخر میں ہندوستان کے عوام سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اور کہنے سے پہلے میں ایک بار افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں ہندوستانی عوام سے, اور خاص کر یوری اٹیک کے جو وکٹمز ہیں ان کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں. اور کیونکہ ہمیں اندازہ ہے, ہم پچھلے 50-60 سالوں سے اسی پاکستانی فوجی دہشت گردی کا شکار ہوتے آ رہے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہے ان کے دکھ کا, درد کا. تو ہمیں ان سے اظہار یکجہتی ہے اور افسوس ہے, ان کے درد میں آپ کے درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. اور آخر میں ہندوستان کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا جو محبت, جو پیار ہمیں مل رہا ہے, اور جو آپ سوشل میڈیا میں ہمیں لاکھوں کی تعداد میں, مجھے پرسنلی میرے اکاؤنٹ میں آپ جو میسیجز بھیجتے ہیں, ٹویٹر پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, ہمارا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, پاکستانی فوج کر رہی ہے, ہمارے بچوں کو مار رہی ہے. اور اس حالت میں اگر آپ کی باتیں اور آپ کے پیار ہمیں ملے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پر, پورے بلوچ قوم پر آپ کا ایک احسان ہے, جسے بلوچ قوم تا قیامت نہیں بھولے گی. تھینک یو ویری مچ. لانگ لیو فری بلوچستان. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.